So you're watching, of course, the finance minister and his team addressing the media. They're taking a lot of questions. We'll be looking into, of course, some of the highlights of that. But most importantly, within the next half hour here, Kavindra, of course, with me, I'm Trisi Shilshi here in Rajya Sabha TV. We'll be looking, of course, at the social sector. We're looking at the welfare schemes. That's, of course, something that has been thrust upon, at least by this budget, is what we are looking at. And we'll be joined, of course, by guests. But before that, we'll quickly take you through the headlines. लेकिन हम इंटरेस्ट बता दें कि जिस तरीके से इस बजट के बाद जो रिएक्शन आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो बात सत्ताधारी दल की ओर से कही जा रही है वो कहा जा रहा है कि गरीब किसान और गांव पर फोकस है इसका। हम समझने की कोशिश करेंगे अपने ख़ास मेहमानों के साथ कि असल में वाकई कितना फोकस है, किस तरीके का ये फोकस है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा और क्या वाकई ये पिछले बजट की तुलना में कहीं ज़्यादा उस पर ध्यान दिया गया है या सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है। हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में हैं। हमारे साथ प्रवीण कुमार झा प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के जीएनयू में, सर स्वागत है आपका। और रंजन डैश हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। डैश आपका भी स्वागत है। शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा प्रवीण जी, सरकार के नज़रिए से अगर मैं देखूँ और ऊपरी तौर पर जो तमाम बयान आए वो ये कह रहे हैं कि गरीब, गाँव, किसान, रूरल इंडिया की बात हो रही है, लेकिन अर्थशास्त्र के लिहाज से और आंकड़े क्या कहते हैं? क्या वाकई ये तस्दीक करते हैं कि ये जो कहा जा रहा है आज ये वाकई सच है या फिर आधा सच? देखिए, ये शायद कहीं बीच की बात है। कुछ मायने में अतिशयोक्ति है। एक दो उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे एग्रीकल्चर के लिए जो पूरा जो वो मेजर हेड एग्रीकल्चर जो आता है, अगर उसमें देखें कि क्या आवंटन है, एलोकेशन जो है, और उसकी तुलना हम अगर करें पिछले साल और पिछले के पिछले साल कितना था, तो पिछले के पिछले साल की तुलना से अगर देखें तो तकरीबन एक उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी ज़रूर है। पिछले साल की तुलना में देखें तो थोड़ी ज़्यादा लगती है बढ़ोतरी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह है कि एक हेड इसमें मिला दिया गया है इस साल के एलोकेशन में, जो पिछले 2 वर्षों के एलोकेशन में था ही नहीं। यानी कि 15,000 जो इंटरेस्ट सबवेंशन जो है उसको इस हेड में डाल दिया गया है। अगर आप उसको इससे अलग कर देते हैं तो एग्रीकल्चर के लिए कोई उसमें एक्सपेंशन नहीं है, मतलब तकरीबन वो बराबर जहां था वहीं के आसपास है। तो उस दृष्टिकोण से जैसा मैंने कहा कि अतिशयोक्ति है ये। इसी तरह से रूरल डेवलपमेंट का अगर देखें, टोटल बजट अगर 14-15 वाला बी था, अगर उसको देखें तो वहाँ पे 84,000 करोड़ के आसपास था। पिछले साल जो उसको घटा के 73,000 करोड़ के आसपास कर दिया है, तो काफ़ी ज़बरदस्त स्लैश था। इस बार 87,000 करोड़ 87,000 करोड़ के आसपास है वो आंकड़ा। तो अगर इसकी तुलना पिछले के पिछले साल से करें तो कहीं कोई इजाफा नहीं दिखाई देगा। अगर आप इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट कर लें तकरीबन वहीं के आसपास वो मामला बनता है, कोई बहुत ज़्यादा उसमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर ये मान के चलें कि उसके साथ जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो एक जोर दिया गया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पे जो थोड़ा जोर है, तो इन सबको अगर हम मिला के देखें तो निश्चित तौर पे थोड़ा अटेंशन उसमें गया है। मनरेगा के बारे में कहा गया कि अगर ये खर्च हो जाता है तो ये एक ऐतिहासिक सबसे बड़ा होगा, फंड सबसे बड़ा होगा। 10-11 का फिगर आप देखिए, एलोकेशन था 41,000 करोड़, एक्चुअल खर्चा था 39,000 करोड़। अगर हम सिर्फ इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट करें 10 से 11 और वर्तमान में, तो ये फिगर अभी तकरीबन 60,000 करोड़ होना चाहिए। तो रियल टर्म्स में जो 60,000 जो कंपेरेबल फिगर होगा, अभी आप कितना कर रहे हैं 38,000 करोड़, और फिर कह रहे हैं कि साहब ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। तो ये कुछ जगलरी भी है, कुछ मायाजाल भी है। लेकिन जहां तक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके अगर कहीं कोई स्पष्ट चीज दिखाई दे रही है तो निश्चित तौर पर ये फोकस इनका पिछले साल भी था, इंफ्रास्ट्रक्चर इन जनरल। और इस बार जो है शायद रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे आंकड़ों को फिर से बहुत गंभीरता से देखना होगा, शायद रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके थोड़ा सा सीरियसनेस पिछले साल की तुलना में है। लेकिन अगर ये हम कहें कि साहब एक जबरदस्त फोकस रूरल इंडिया पे है, कृषि पे है, तो वो निश्चित तौर पे अतिशयोक्ति होगी। All right, Mr. Dash, do you agree with that? But do you also feel that this time there seems to be more attention towards social security? We were talking about that a bit, earlier. But I can see, of course, Professor Yes. here is, he's let him not say agreeing to and then that. I'll come back to it. How would you rate that? How would you see that? No, see, Praveen has given the numbers, so there is no dispute about the numbers. The only thing is, if you look at actually what has been spent last year, then
on top of that, the budget provision that has been made is a substantial step up. That is what I would say, number one. Number two, in a scheme like, or in a program like Mahatma Gandhi Narega, MG Narega, where 38,500 crore has been provided. All right, Mr. Dash, I'm sorry, I'll have to just cut you a bit there. We'll come back to you, what you're saying, of course, but we're being told that the former Finance Minister Chidambaram, of course, addressing the media too. Let's listen in. The budget speech, or after reading the text, what is the one big takeaway for the average citizen? It is that there is no big idea. Its only virtue is that it has left every section equally disappointed. This is the third budget of the NDA government. The first two were forgettable. The Prime Minister had promised that he would reform to transform. The word reform is a little understood but much used word. Reform means reform of factor markets or product markets. There is little evidence of such reform in the budget. So the NDA has followed its own brand of budget making, which is just housekeeping and accounting. Thanks to the crash in oil prices, that required hardly any effort. The government boasts that it earned more tax revenues than it had budgeted at the beginning of the year. Did they collect more corporation tax? No. Did they collect more income tax? No. What they collected more was excise duties. It is a whopping increase of rupees 54,334 crore. That amount was due to the numerous times the government increased excise duties on petrol and diesel after the budget was presented last year. I had predicted that the government will comfortably achieve the target of fiscal deficit in the current year. It has, and I'm happy. I'm also happy that the government has spurned the advice of the Chief Economic Advisor and stuck to its own fiscal consolidation path for 2016-17. I take it as a vindication of the UPA government's policy declared after adopting the Vijay Kelkar Committee's report on fiscal consolidation. In the last 2 years, the government had turned its back on rural India, the agriculture sector, and the social sector programs. I would like to test the commitment of the government as they appear from the budget and revised estimates for 2015-16 under a few major heads. Major head, budget estimates and revised estimates. General education, the budget estimate was 19,885 crore. They will spend only 18,824 crore. Medical and public health, budget estimate was 10,852 crore. They will spend a little less, 10,682 crore. Housing, the budget estimate is 1,404 crore. They will spend nearly 1/4 less, 1,110 crore. Social security and welfare, the budget estimate was 6,387 crore. Now they will spend only about half of it, 3,504 crore. Major and medium irrigation, the estimate was 572 crore. They will spend only 481 crore. Minor irrigation, the estimate was 306 crore. They will spend only 254 crore. I may, however, note that the expenditure budgets have been achieved or exceeded under heads such as water supply and sanitation, very marginally under the head welfare of SC, ST, OBC and minorities, and relief on account of natural calamities. 3 areas were crying for attention: the rural economy, private investments, and exports. How has the government addressed the problems in these 3 areas? On agriculture, I am happy that the UPA schemes are being continued, but the crucial signal is
price. The NDA government reneged on its promise to give cost plus 50%. It did worse last year by giving meager or nil increases in minimum support price, MSP. The budget speech makes no promise of a fair and remunerative MSP, nor is there any major initiative to increase productivity in crucial crops. On private investment, this is one of the four engines of economic growth and is sputtering for the last 18 months. While several paragraphs of the speech have been devoted to public investment, there is little to encourage or attract private investment. The government seems to be unaware of the problems of the core sectors such as power, steel, coal, mining, cement, construction, and oil and gas. In these sectors, many projects are stranded and there is little new investment. Besides, there is a problem of high interest rates. I'm disappointed that these issues were not addressed. On exports, except for one bland sentence in paragraph 86, there is no mention of exports. I think after 14 successive months of negative growth, government has given up on the export front. The government promised a predictable tax regime. However, Part B of the speech belies that promise. There is no major relief to the taxpayer, or the middle class, or the small and medium business person. The reduction in the corporate tax rate for a very limited class from 30% to 29% is laughable. Besides, there are new cesses and surcharges. Despite having an absolute majority in the Lok Sabha, government could not summon the courage to repeal the retrospective tax on capital gains, the so-called Vodafone tax. The tax proposals are a bag of miscellany that do not reveal any taxation philosophy or tax policy. In the financial sector, only 3 proposals of the FSLRC will be taken up for passing legislation. The direct taxes code seems to have been buried permanently. There is a lukewarm reference to the GST bills, but there is no promise of accommodating the legitimate criticism of the opposition. Finally, the government has wisely refrained from predicting the growth rate for 2016-17. The economic survey was restrained in assuming a growth rate of about 7%. The budget papers have given the GDP figures for 2015-16 and 2016-17 and have calculated the nominal growth at 11%. If these are the government's numbers, I would like to ask how much will be the real GDP growth in 2016-17? We know the RBI's target for inflation in 2016-17 is 4 to 6%. How much does that leave for growth? It would be a pity that all this elaborate exercise yields ultimately moderate GDP growth of about 6%. Altogether, I'm afraid the budget has been a wasted opportunity. Yeah. Mistakes. तो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम साहब जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार के आंकड़े और पुराने खर्चों का हिसाब किताब देखते हुए और ये समझाते हुए कि असल में जो सरकार ने दिखाया है कि किस तरह से वो आगे बढ़ रही है, उस पर वो समझाते हुए कि पुराने आंकड़े क्या थे, लोकेशन क्या था और उसमें कितना सरकार ने खर्च किया और कितना खर्च नहीं हो सका, यानी कि सरकार उस एजेंडे को भी अचीव नहीं कर सकी जो पहले उसको अलॉट उसने किया था। डैश, आप जो बात करते हैं उसको कंटिन्यू करते मैं समझना चाहूँगा कि जिसका जिक्र जो कि बात प्रवीण साहब ने की और उसकी तस्दीक चिदम्बरम साहब कर रहे हैं, फिर भी क्या ये माना जाए या फिर सरकार का जो दावा है या दम है कि हम पहले से और तेज़ी के साथ उस सेक्टर की तरफ बढ़े हैं, चाहे वो वेलफेयर की बात हो या फिर रूरल इंडिया की बात हो? इसीलिए हम कह रहे थे कि हमें रिवाइज्ड एस्टिमेट जो कि एक्चुअली सरकार ने क्या खर्च किया है उसको देखने की ज़रूरत है। जब हम ये देखना चाहते हैं कि कितना बढ़ाने का अभी प्रपोजल कर रहे हैं बजट में, किस सेक्टर में, एक तो बात ये है।
मैं नरेगा की बात कर रहा था कि ये जो 38,500 करोड़ की आवंटन है वो नरेगा एक डिमांड बेस्ड स्कीम है। यानी जैसे कि पिछले 2 साल से ड्राउट रहा है तो उसका एम्प्लॉयमेंट गारंटी के तहत एक रिलीफ स्कीम है ये, तो इसके लिए डिमांड बढ़ना स्वाभाविक था। और पिछले साल जो प्रोविज़न बजट में किया गया था उससे करीब 5,000 करोड़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, लेकिन क्योंकि वो साल की बिगिनिंग में नहीं हो पाया था उससे राज्य सरकारों को भी दिक्कत हुआ और अब उसको प्लान आउट करने के लिए पूरा साल के लिए ये मुश्किलात पैदा हुई थी। तो अब इन्होंने जो प्रोविज़न अभी किया है वित्त वर्ष 16-17 के लिए उसको देखते हुए वो प्रोविज़न कर सकते हैं। हालांकि हम ये मानकर चलना चाहिए या आशा करना चाहिए कि इस साल पिछले 2 साल के तरह फिर ड्राउट ना हो, क्योंकि ये एक रिकॉर्ड होगा अगर ऐसा भी कंटिन्यूएशन में 3 साल तक। तो इसीलिए जो 38,500 करोड़ का प्रोविज़न है मेरे ख्याल से वो अच्छी खासी बढ़ोतरी हम उसको मान सकते हैं। और क्योंकि साल के पहले से ही ये प्रोविज़न बताया गया है राज्य सरकारों को और सबको इसकी प्लानिंग करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। ये एक बात। दूसरी बात जो बात हम ये कर रहे थे कि इसमें सोशल सेक्टर के लिए बजट में एक बड़ा थ्रस्ट है, इस बात को मानना पड़ेगा। क्योंकि ये बात सही है कि कुछ जैसे कि शिक्षा क्षेत्र में कुछ सेक्टर है, कुछ प्रोग्राम है जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, उसमें आपको आवंटन कम दिखेगा। लेकिन जैसे कि वित्त मंत्री ने अपना भाषण में भी बताया है कि क्योंकि अभी 100% एनरोलमेंट बच्चों का हो रहा है स्कूलों में, अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को फोकस करना है। एक तो बात यह है, तो उसको लेकर जैसे कि हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने 20 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ की बात कही है, 10 सरकारी क्षेत्र में और 10 प्राइवेट निजी क्षेत्र में बनाने की। और फिर एक पहली बारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को फाइनेंस करने के लिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाने की उसकी बात हुई है, जहाँ से कि ये यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो है वो लोन ले सकते हैं अपना फैसिलिटी को एक्सपांड करने के लिए, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, वो सब उसकी प्रोविज़न है। और सबसे बड़ी बात मैं इस बात को मानता हूँ कि अब तक सरकार स्किल डेवलपमेंट की बात करती थी, इसमें यह है कि स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए पर्टिकुलरली जो आपके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब उस तबके के लोग जो हैं उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम्स की प्रपोजल इस बजट में रखी गई है वो बहुत बड़ी। और यानी आप पॉजिटिव मान रहे हैं। मैं और एक करोड़ इंडियंस को स्किल ट्रेनिंग दे के स्किल बनाने की जो प्लान है ये बजट में है। स्किल बनाने की बात है आप, लेकिन रोजगार कहाँ मिलेगा इसकी मैं जवाब लूंगा। उससे पहले हर्षमंदर साहब हमारे साथ हैं। हर्षमंदर, जिस तरीके से हम बात करें सोशल सेक्टर की और रूरल इंडिया की, सोशल सेक्टर पर मैं अगर समझना चाहूँ आपसे, जो मेरे पास जानकारी है, हो सकता है कि मैं तथ्यों को उतना सही समझ नहीं सका हूँ, फूड सब्सिडी को लेकर कटौती दिखती है पिछले बजट की तुलना में। इसके अलावा जिक्र किया, जैसे कि हमारे साथ हैं जेएनयू से प्रवीण जी, उन्होंने कहा कि जो दूसरे सेक्टर से जिनका एलोकेशन पहले ज़्यादा हुआ था इस बार भी वहाँ कमी दिखती है अगर रियल बजट को देखा जाए। आपकी नज़र में क्या वाकई सोशल सेक्टर में ये सरकार पहले से या पिछले वर्ष से 1-2 कदम आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है या हकीकत के करीब है? नहीं, आई थिंक जो सोशल सेक्टर की जो सवाल है, पिछले साल ही हम लोगों को बहुत चिंता थी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का जहाँ तक सवाल है एक तरफ, और शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सब चीज़ों पे पहले से ही बहुत सारी कटौती थी। और अब इस साल में एक्चुअली आप देखें तो बजट स्पीच में न्यूट्रिशन, सोशल सिक्योरिटी, मटर्निटी बेनिफिट्स, ICDS, MDM, पेंशन, इन सब का उल्लेख तक भी नहीं हुआ है। हेल्थ के लिए जो उल्लेख हुआ है वो हेल्थ इंश्योरेंस की बात हुई है, यूनिवर्सलाइजिंग हेल्थ इंश्योरेंस।
यूनिवर्सलाइजिंग हेल्थ इंश्योरेंस बहुत फ़र्क है यूनिवर्सलाइजिंग हेल्थ सर्विसेज, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक्चुअली प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास जाती है, पर एक्चुअल पब्लिक प्रोविजनिंग ऑफ हेल्थ सर्विसेज Right. वही सरकार की जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि एक तरफ सोशल सेक्टर का पहले से ही हम लोग 4 कदम पीछे पिछले साल चले गए थे, लगभग उसमें कोई सुधार सर्व शिक्षा अभियान में जो प्राथमिक स्वास्थ्य बताएं वगैरह हैं, पेंशन्स हैं, जो यूनिवर्सल मैटरनिटी बेनिफिट्स NFSA में जिसका प्रावधान है, इन सब के लिए एक तरह से बिल्कुल ही जितना पिछले साल की निराशा थी वही निराशा हम इस साल भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन मंजर साहब, जब सरकार और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि मैं स्वागत जरूर करता हूं कि ग्रामीण जी आप कंटिन्यू करें। जी नहीं, आप कह रहे थे, मैं कह रहा था कि जो ग्रामीण क्षेत्र पे सरकार ने कम से कम नज़र रखी है, ये तो इसका तो मैं स्वागत करता हूं। लेकिन एक बार फिर जब आप गहराई से देखें कि क्या क्या हम किसान के लिए क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, तो क्रॉप इंश्योरेंस की बात की जा रही है, इसी तरह से जैसे हेल्थ इंश्योरेंस की बात की जा रही है, जो बेसिक चीज़ें जो फार्मर्स कमीशन ने बात की थी कि एक रिम्यूनरेटिव मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी, उसका कहीं भी प्रावधान नहीं है। और फार्मर इनकम प्रोटेक्शन के लिए जो प्रावधान है, जो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। और जो स्मॉल एंड मार्जिनल जो फार्मर्स हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों को बहुत कुछ करना है। तो मुझे लगता है कि ये जितना पिछले बजट में हमें लगा कि जो छोटा किसान है, मजदूर है, जो बच्चा है, जो भूख, न्यूट्रिशन, सामाजिक सुरक्षा, इन सब सरकार की प्राथमिकताएं नहीं हैं, ना कल थी ना आज भी कहीं दिख रहा है। एक वक्त की कमी है, बहुत ही संक्षेप में चाहूँगा प्रवीण जी, क्या ये कहें जो हरसुंदर ने कहा कि नजरें कम से कम इनायत तो हुई उस सेक्टर में, यही एक खुशखबरी है या कहीं उससे थोड़ा ज़्यादा? नहीं, वो तो मैं देखिए, जहाँ तक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात जो है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके क्लियरली एक थोड़ा सा फोकस और शायद एलोकेशन भी बढ़ा है। लेकिन क्या किसानों को यही चाहिए था रूरल इंडिया को? नहीं, वो तो मैं पहले से आपसे कह रहा था ना कि वो जहाँ तक एग्रीकल्चर वाली बात, वो जिस पे मैं जोर दे रहा था कि उसमें, और जैसे चिदम्बरम साहब ने भी कहा, एक बहुत सही बात है कि वो गारंटीड अश्योर्ड प्राइसेस वाली जो इस सब तरह की चीज़ें जो हैं, उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो कृषि को हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि आपके रडार पे है। बिल्कुल, हाँ, मिला जुला के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर शायद आपके रडार पे है, लेकिन सोशल सिक्योरिटी वाली जो बात हो रही थी ना, उसमें तो स्थिति और खराब है। इनफैक्ट जैसा हर्ष ने कहा कि भाई वो तो एक तो आपने मेंशन भी नहीं करना उचित समझा। आप पहले कम से कम नाम तो ले लेते थे, अब तो नाम भी नहीं लिया। हाँ, लेकिन अगर आप एक्चुअल एलोकेशंस को देखें तो जैसे सर्व शिक्षा अभियान, ICDS, जैसे ICDS में 15,600 करोड़ से लेके घट के वो 14,000 करोड़ हो गया। तो एक तो पिछले ही साल जब बड़ी जबरदस्त कमी हुई थी, उसके बाद फिर इस बार जो है तकरीबन 1,500 करोड़ की कमी उसमें दिखाई दे रही है। तो अगर हम इन सब आंकड़ों को साथ लेके देखें तो जहाँ तक सोशल सिक्योरिटी का सवाल है, काफ़ी चिंताजनक, सोशल सेक्टर, सोशल सिक्योरिटी इत्यादि, उसमें काफ़ी चिंता है। चलिए फिर, लेकिन प्रंजन उम्मीद कर रहे हैं कि शायद जिस तरीके से रियल एलोकेशन हुआ था उसके बाद कुछ बढ़ोतरी सरकार की ओर से हो सकती है, जब धीरे धीरे देखेंगे स्थितियाँ कमोवेश ठीक दिख रही या फिर डिमांड बढ़ती जा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ इस चर्चा में जोड़ने के लिए। All right, that's it for this hour, but we'll be back with more special programming on the budget. Stay with us.